हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध ने आनंद से कौन सी बात कहा था, क्या बात बोला था? तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वो केवल और केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको समझने का बस है बात, याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। बस इतना समझना है कि बुद्ध ने आनंद से कौन सा बात कहा था, कौन सी बात बोली थी। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। यही बात बुद्ध ने आनंद से कहा था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों के वेदना का क्या कारण है? तो नदियों के वेदना का कारण है उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नदियों को माँ कहा गया। अब जब लोग कष्ट में होंगी तो माँ यानी कि नदियाँ भी दुखित हो ही जाएंगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि नदियाँ को के जो नदी है इसकी वेदना का क्या कारण है, इसके दुखी होने का क्या कारण है? तो नदी को क्या कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में? तो माँ कहा जाता है। और जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ तो दुखी होती है। तो वैसे ही नदी के आसपास जो जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं, अगर वो पीड़ा में होंगे, वो शोक संताप में होते हैं, इससे क्या होते हैं, नदियाँ ऑलरेडी जो है इससे क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। इसका नदियाँ के वेदना के कारण क्या है? तो यही नदियों के वेदना के कारण है कि इसके आसपास जो बसने वाले लोग हैं वो पीड़ा और शोक संताप में होते हैं। तो इसको देख करके जो नदी होती है वही उसको उसे भी वेदना हो जाता है, यानी कि दुख वो भी हो जाती है। और क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में नदी को माँ कहा गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी बस आपको समझना है कि नदी को माँ कहा गया, और अगर बच्चे दुखी होंगे तो माँ तो दुखी होंगी, इसीलिए नदी के आसपास के जो लोग दुखी हैं तो इसलिए नदी भी दुखी है। नदी की वेदना के यही कारण है। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वयं को यानी कि मानव अपने आप को वैसी जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है? तो मानव स्वयं को यानी कि अपने आप को वैसी जानवरों से बढ़कर दुश्मनों के लिए कहता है, क्योंकि दुश्मन को वो नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देंगे। अब क्या होता है, जैसे अगर दो देशों के बीच लड़ाई हो रहा है तो एक दूसरे के देश के जो सैनिक होते हैं वो चाहते हैं कि वो उसको मार दे, वो उस दूसरे देश के सैनिक चाहते हैं कि वो उसको मार दे, यानी कि दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो सेम वही हो रहा है कि मानव जो है युद्ध पर गया हुआ है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो हो रहा है उस पर मानव गया हुआ है और वो जो है लड़ाई कर रहा है। तो लड़ाई जो करे तो सामने वाला जो देश का जो सैनिक है वो चाहेगा कि मानव को मार दे, मानव चाहेगा कि सामने वाला जो देश का सैनिक है उसको मार दे, यानी कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। समझ गए? इसीलिए जो है मानव स्वयं को वैसी जानवरों से बढ़कर कहता है कि अगर वो दुश्मनों के लिए कहता है कि मानव जो स्वयं को वैसी जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है? तो मानव स्वयं को वैसी जानवरों से बढ़कर दुश्मनों के लिए कहता है। दुश्मन के लिए इसलिए कहता है क्योंकि अगर वो दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ओशदानिरा किस नदी के लिए कहा गया है? तो ओशदानिरा जो है गंडक नदी के लिए कहा गया है, और ये एक यात्रा वृत्तांत है। ओशदानिरा जो है क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, जो कि माथुर जी की जो पुस्तक है बोलते हुए क्षण उससे लिया गया है। जैसे बोलते हुए क्षण जो पुस्तक है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका थोड़ा सा अंश लिया गया, ओशदानिरा जो पार्ट उसको तैयार किया गया। जैसे कि जयप्रकाश नारायण का जो भाषण था वो बहुत बड़ा लंबा भाषण था, बहुत बड़ा भाषण था, लेकिन आपका जो चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, उसका एक छोटा सा अंश उसमें प्रस्तुत किया गया संपूर्ण क्रांति का। तो सेम उसी तरह से बोलते हुए क्षण पुस्तक जो है माथुर जी की थोड़ी लंबी पुस्तक है, लेकिन इसका कुछ अंश लेकर के ओशदानिरा पाठ को तैयार किया गया। तो याद रखिएगा, ओशदानिरा किस नदी के लिए कहा गया? तो ओशदानिरा जो है ये गंडक नदी के लिए कहा गया, और ये जो ओशदानिरा है ये क्या? तो एक यात्रा वृत्तांत है माथुर जी की, और माथुर जी की पुस्तक बोलते हुए क्षण से इसको लिया गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोग इस नोट्स को नहीं लिए, हिंदी के नोट्स को और इंग्लिश के नोट्स को, जिसमें कि आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सब्जेक्टिव दोनों, तो आप लोग कैसे ले सकते हैं आपको बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बच्चे
अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि आप लोग कैसे ले सकते हैं, जो भी बच्चे नहीं लिए उनके लिए बता रहे हैं। तो आपको इसमें पहले तो समझ लीजिए कि मिलेगा क्या क्या, तो हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा। अब ऐसा क्या रहेगा इसमें कि आपको लेना ही चाहिए, तो लेना इसलिए चाहिए कि इसमें हिंदी के जितने भी चैप्टर है ना, जैसे हिंदी में 26 चैप्टर है और इंग्लिश में टोटल 21 चैप्टर है, प्रोस और पोएट्री मिलाकर के 21 चैप्टर है इंग्लिश में, और हिंदी में गद्य और काव्य मिलाकर के टोटल 26 चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारा का सारा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपको पीवाईक्यू यानी पिछले साल में जो पूछे गए प्रश्न है, पिछले 12 साल में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी आपको आंसर के साथ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस तरह से आप लोगों को इस पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा और हर एक चैप्टर का रहेगा। और अगर इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं ना, इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है इसको अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो आएंगे कहाँ से, तो बुक से आएंगे, बुक के किसी भी चैप्टर से आएंगे, और चैप्टर से जितने क्वेश्चन जो इस साल आ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, सारा का सारा प्रश्न आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, पीडीएफ को ले लेना है और इसमें जितने भी प्रश्न है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों सब्जेक्ट में आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब ये मिलेगा कैसे, तो इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 30 रुपए रखे। 30 रुपए यानी कि इतना कम इसीलिए रखे, 30 रुपए में आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है, ताकि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा जो इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। लेना कैसे है, तो ये नंबर आप लोग देख सकते हैं 7903820891, इसी नंबर पर आप लोगों को 30 रुपए पे कर देना। पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग पे कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप लोग इस नंबर पर पे कीजिएगा 30 रुपए, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप है, ठीक है ना, इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, उस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट को भेज देना है, और आपको एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी और इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। जैसे ही आप पे कीजिएगा, सब्जेक्ट बताइएगा, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का। और इसमें जितने क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और बता दिए कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना, तो बुक से ही आएगा, बुक के किसी चैप्टर से आएगा, और इसमें हर एक चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चाहे वो लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय, सारा का सारा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को इसमें के साथ पीवाईक्यू भी मिल रहा है पिछले 12 सालों का। तो इसको कर लेने के बाद तो आपसे एक भी तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग बना के आएंगे। बस आपको करना क्या है कि जिसमें जितने क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से बस तैयार कर लेना है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, आप लोग ले लीजिएगा। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण जी जो है जिस समय वो खा रहे हैं उस समय वो किस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं वही आपको बताना है। तो कृष्ण खाते समय कई तरह की क्रियाएं करते हैं। प्रथम तो वो कुछ भोजन खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। इतना ही नहीं, पिता के हाथों खाते खाते स्वयं अपने हाथों से खाने लगते हैं। वह मिश्री, दही, मक्खन तीनों को एक साथ मिला देते हैं। अंत में कवि इस बात का उल्लेख करता है कि वो पिता के मुख में यानी कि मुंह में कौर डालकर उनको भी खिलाने का प्रयत्न करते हैं कृष्ण जी। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से याद है। कैसे याद है वो आपको बताते हैं। आपने आसपास अपने घर के आसपास अपने किसी रिलेटिव के यहाँ कहीं पर आप लोग छोटे बच्चे को देखे होंगे, और जब छोटा बच्चा को आप खाना खिलाने जाएगा तो किस तरह की क्रियाएं करना है बस वही आपको लिख देना है। मतलब आप अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होना तो आप कोई छोटा बच्चा को पकड़ लीजिएगा जो 1.5 से 2 साल का हो, और उसको खाना खिलाने का प्रयत्न कीजिएगा, और वो बच्चा जो जो क्रिया करेगा बस आपको वही दिमाग में रखना है, बस आपका आंसर तैयार हो गया। मतलब जो छोटा बच्चा करता है ना वो इस कृष्ण जी भी कर रहे हैं। जैसे क्या करेगा, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को खाना खिलाने जाइएगा तो क्या करेगा, कुछ खाना तो खाएगा और कुछ धरती पर गिरा देगा। फिर क्या करेगा, कभी कभी अगर आप उसको खुद से हाथ से खिलाएंगे, जैसे कि कृष्ण जी के जो पिताजी हैं उनको हाथों से खिलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से खाने लगते हैं। तो अगर आप किसी छोटे बच्चे को 1.5-2 साल के जो बच्चे होंगे उनको उसको हाथ से खिलाइएगा तो क्या करेगा, खुद से लेकर के खाने का कोशिश करेगा। आप खुद उसको हाथ से खिला रहे फिर वो अपने हाथों से भी खाने का प्रयत्न करेगा। फिर क्या करेगा, अगर आप जैसे उसको मान ले कुछ ऐसा खिला रहे जिसमें दही, मक्खन, ऐसा इस तरह का कुछ हो कि वो मिक्स हो जाए, ऐसा चीज, ऐसा भोजन हो, तो क्या करेगा, सब कुछ को एक साथ मिक्स कर देता है। मतलब अपने हाथ से ऐसे उसको छींटने लगता है, उसको मिक्स करने लगता है। और अंत में कवि इस बात का भी उल्लेख करता है कि वो पिता के मुख में भी कौर डालकर उन्हें भी खिलाने का प्रयत्न करते हैं। और थोड़ा और बड़ा बच्चा हो जाएगा, यानी कि 3 साल या 4 साल का बच्चा होगा, तो वो क्या करेगा, आप जो अगर उसको खिलाएंगे तो वो भी आपको खिलाने का प्रयत्न करेगा। तो सेम आपको याद रखना है कि कोई जो छोटा बच्चा खाना खाते समय जिस तरह की क्रियाएं करता है, सेम उसी तरह की क्रियाएं कौन कर रहे हैं, तो कृष्ण जी भी कर रहे हैं। और इसका आंसर अगर आपको याद नहीं हो, समझ में नहीं आए, तो आप किसी छोटे बच्चे को बस खाना एक बार खिला के देखिएगा, जो जो क्रिया करेगा वो बस आपको वही याद रखना है, और सेम वही आपको अपने एग्जाम में उत्तर में लिख के आना है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, बिस्नी मानव को लड़ाई पर क्यों भेजती है? तो मुन्नी की विवाह के चिंता के कारण बिस्नी जो है मानव को लड़ाई पर भेजती है, क्योंकि बिस्नी के घर के हालात बहुत खराब है, मानव के सिवा उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। देखिए, सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी है, जिसके लेखक है मोहन राकेश। इसमें बस इतना ही बताया गया, वैसे तो थोड़ा चैप्टर 3-4 पेज का है, लेकिन आपको सिंपल शॉर्ट में इतना समझना है कि एक मानव है लड़का, उसकी एक माँ है बिस्नी और उसका एक बहन है मुन्नी। तो मुन्नी जो है वो बड़ी हो चुकी है, शादी के लायक है और उसकी शादी होनी चाहिए, लेकिन घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बस एक मानक है जो वो कुछ कमा के लाएगा, उसी से घर चलेगा या फिर मुन्नी की शादी होगी। तो बिस्नी जो उसकी माँ है, मानक की माँ, ये क्या करती है, मानक को युद्ध पर भेजती है, लड़ाई पर भेजती है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो फ्रांस की ओर से लड़ाई करता है मानक। तो मानक जो है वो लड़ाई पर जाता है और क्या करता है, तो वहाँ पर अपनी लड़ाई इस पर इसलिए जाता है कि वहाँ पर उसको सैलरी मिलेगा, थोड़ा पैसा कमाएगा, तो घर आकर के मुन्नी के हाथ पीले कर पाएगा, मुन्नी की शादी कर पाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि बिस्नी मानव को लड़ाई पर क्यों भेजती है? तो बिस्नी मानव को लड़ाई पर इसलिए भेजती है ताकि वो घर को चला सके, घर का खर्च निकाल सके और वापस आकर के युद्ध पर से वापस आकर के मुन्नी के हाथ पीले कर सके, मुन्नी का शादी करवा सके। इसलिए बिस्नी जो है मानव को लड़ाई पर भेजती है, और उसके घर में, बिस्नी के घर में मानव के अलावा घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। इसमें भी आपको याद करने जैसा कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगला क्वेश्चन है, तिरिच क्या और ये कहानी में किसका प्रतीक है? तो तिरिच जो है छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड होता है, जिसे हम लोग विस्खापड़ भी कहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, गांव में कई बार विस्खापड़ वर्ड आप लोग सुनते होंगे, और लिजार्ड तो बोलने की जरूरत ही नहीं, कई बार आप लोग सुन ही चुके होंगे बच्चे में, एल्फ और लिजार्ड आप लोग पढ़े भी होंगे। तो तिरिच क्या होता है? तो तिरिच को हम लोग जहरीला लिजार्ड भी कहते हैं, विस्खापड़ भी कहते हैं। और ये होता है क्या, किस तरह का? जो छिपकली होती है ना, सेम उसी प्रकार का होता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। जंगल आड़ में आप देखे होंगे, जंगल टाइप में जो होता है उस समय ये ज्यादा रहता है विस्खापड़, और कई लोग इसको विस्खापड़ भी कहते हैं। तो समझ गए कि तिरिच क्या होता है? तो जहरीला लिजार्ड होता है, जिसे हम विस्खापड़ भी कहते हैं। लेकिन ये कहानी में किस चीज का प्रतीक है? जो तिरिच कहानी है, जिसके लेखक उदय प्रकाश है, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तिरिच कहानी में जो तिरिच है, तिरिच कहानी में जो तिरिच है यानी कि विस्खापड़ है, जिसको हम कहते हैं, ये किस चीज का प्रतीक है? तो ये प्रचलित विश्वासों का और रूढ़ियों का प्रतीक है। विश्वास मतलब तो समझ गए कि हाँ, कोई विश्वास बहुत दिन से, जैसे किसी को विश्वास रहता है कि हमें भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है, तो ये विश्वास सदियों से चला आ रहा है कि हमें भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है। ये रूढ़ी मतलब क्या होता है? तो बहुत जो कोई नियम होता है जिसको पुराने जमाने से लोग मानते हुए आते रहते हैं, तो उसी को कहा जाता है रूढ़ियों से, मतलब जमाने से लोग उस नियम को, यानी कुछ भी ऐसा नियम हो जिसको क्या मानते हुए आ रहे हैं, उसी को कहा जाता है रूढ़ियों। तो कहानी में जो तिरिच है वो विश्वासों का, प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, तिरिच क्या है? तो विस्खापड़ है, जो कि कहानी में विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका खिलौना क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कवित्री की पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। जो कवित्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना था, वह अपने महत्वपूर्ण खिलौने के रूप में अपने पुत्र को स्वीकार करती है, अतः कवित्री का खिलौना उसका पुत्र ही है। तो एक ही वर्ड में आपको याद रखना है, कवित्री का खिलौना क्या है? तो खिलौना और पुत्र याद रखिएगा, हो गया बस कंप्लीट। आपको बस इतना याद रखना है। इसके अलावा इसके आगे आप लोग, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिखना आता है तो आप लोग खुद से बना के लिख दीजिएगा कि कवित्री का जो है उसके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है किसी कारण से, सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र की। तो उसी के बाद उन्होंने ये कविता को लिखा था। तो जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके जीवन का उनका जो पुत्र था एक महत्वपूर्ण खिलौना था। वो अपने पुत्र को एक खिलौना के रूप में देखती है। समझ गए ना? जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको किस तरह से हम उसके साथ खेलते रहते हैं, खिलौने के जैसे हम बच्चे में खिलौने के साथ खेलते थे, वैसे छोटा बच्चा के साथ क्या रहता है, हम उसके साथ हमेशा लगाव से साथ रहते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं। तो सेम उसी तरह से जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो भी अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में स्वीकार करती है। अतः कवित्री का जो खिलौना है वो क्या है? तो उसका पुत्र है, उसका बेटा है। एक वर्ड में याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि कवित्री का खिलौना क्या है? तो पुत्र है। बस हो गया, इतना ही आपको याद रखना था। समझ गए? इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना क्वेश्चन आपको बताएं, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आप लोग को एक वीडियो में करवा सकते हैं, लेकिन इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते हैं ताकि आप लोग भूल जाइएगा, क्योंकि एक बार में अगर कम क्वेश्चन करवाएंगे और डेली करवाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आप धीरे धीरे करके याद कर लेंगे। लेकिन एक ही दिन अगर आपको 20-25 क्वेश्चन करवा दे, 15-20 क्वेश्चन करवा दे, तो क्या हो जाएगा, आप लोग समझ तो जाइएगा लेकिन फिर बाद में भूल जाएगा। इसलिए आपको कम ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको ऊपर बता ही चुके हैं, पीडीएफ केवल और केवल 30 रुपये पे करके आप लोग ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उनके लिए बोल रहे हैं कि वो लोग ले लीजिएगा। और उस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसमें ये
सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव में। इस सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको बस रिवाइज कर लेना है। देख रहे हैं ना किस तरह से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ऐसा लैंग्वेज में आपको न किसी गेस्ट पेपर में मिलेगा, न किसी मॉडल पेपर में मिलेगा, न किसी बुक में मिलेगा। इस तरह से ये सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में आपको बना करके उत्तर लिखा हुआ है। क्या होता है कि अगर आप लोग गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर या बुक में पढ़ने जाते हैं, उसमें वो किताबी भाषा में लिखा रहता है और 2 नंबर का जो क्वेश्चन का रहता है उसका उत्तर 10 से 15 लाइन में रहता है, तो वो आपसे याद भी नहीं होता है और उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जो पीडीएफ आपको ऊपर मिल रहा है, जो पीडीएफ आपको दे रहे हैं, उसमें सिंपल लैंग्वेज में दे रहा है, उसका जो आंसर है वो आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। जैसा कि अभी आपको देख ही चुके हैं, जिस तरह से क्वेश्चन अभी करवाएं सेम इसी तरह से उसमें भी उत्तर इसी तरह से रहेगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी हिंदी और इंग्लिश की बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उसको पढ़ करके कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हिंदी के और भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे।